नमस्कार। बड़ी खबरों में के साथ मैं हाजिर हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, सीधे बात करेंगे पीएम मोदी की। पंजाब के अबोहर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने भैया वाले बयान पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे से लड़ाती आई है। यहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया, जिस पर दिल्ली का परिवार उनके साथ खड़े होकर तालियां बजा रहा था, वो पूरे देश ने देखा। अपने इन बयानों से ये लोग किसका अपमान कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि यहां का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमारे उत्तर प्रदेश या बिहार के भाई बहन मेहनत ना करते हों। पीएम मोदी ने कहा, कल ही हमने संत रविदास जी की जयंती मनाई। वो कहां पैदा हुए? उत्तर प्रदेश में, बनारस में। क्या आप संत रविदास को भी पंजाब से निकाल देंगे? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? पटना साहिब, बिहार में। क्या आप गुरु गोविंद जी को भी पंजाब से निकाल देंगे? प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी पूरे समर्पित भाव से पंजाब के लोगों के सामने पंजाब की सुरक्षा और विकास का संकल्प लेकर आई है। एक बार भाजपा को आपकी सेवा करने का मौका दीजिए, फिर देखिएगा डबल इंजन की सरकार कैसे पंजाब को तेज गति से आगे बढ़ाती है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज पंजाब को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो देशभक्ति से प्रेरणा ले। क्या कुछ और कहा है, सुनिए जरा। हम पंजाब के लोगों के साथ डटकर खड़े रहे हैं। साथियों, कांग्रेस हमेशा से एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे से लड़ाती रहती है ताकि उनकी गाड़ी चल जाए। ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री ने जो कल बयान दिया है और जिस पर ये दिल्ली का परिवार है उनका मालिक, वो बगल में खड़े रह करके तालियां बजा रहा था। बताइए। और ये पूरे देश ने देखा है। अपने इन बयानों से ये लोग किसका अपमान कर रहे हैं? यहां का कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन या हमारे के बिहार के भाई बहन यहां पर मेहनत ना करते हो। ऐसा कोई गांव नहीं होगा भाइयों। कल ही हमने संत रविदास जी की जयंती मनाई है। संत रविदास जी की जयंती मनाई है। मैं जरा इन नेताओं से पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, संत रविदास जी कहां पैदा हुए थे? क्या पंजाब में पैदा हुए थे क्या? संत रविदास जी उत्तर प्रदेश के बनारस में पैदा हुए थे, काशी में पैदा हुए थे। और आप कहते हो उत्तर प्रदेश के भाइयों को घुसने नहीं दोगे, तो क्या आप संत रविदास जी को भी निकाल दोगे? क्या संत रविदास जी के नाम को मिटा दोगे? क्या भाषा बोलते हो तुम लोग? इतना ही नहीं, मैं जरा पूछना चाहता हूं, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? पटना साहिब में हमारे गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। और आप पटना में हुआ, बिहार में हुआ, और तुम कहते हो बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। तो क्या तुम गुरु गोविंद सिंह महाराज का अपमान करोगे? दुख में पंजाब चुनाव में इन दिनों पंजाब और बाहरी का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। दरअसल पंजाब के सीएम चन्नी ने बिहारी और यूपी को बाहरी बताया था, और अब इसके लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए जरा। प्यारे पंजाब वासियों, भारत आज एक अहम मोड़ ते खड़ा है। मेरी बड़ी इच्छा सी कि मैं पंजाब, उत्तराखंड, गोवा कोई मतलब नहीं। अरे बोल रहे हैं
बिहार की कितनी बड़ी बिहार के लोगों की भूमिका है पंजाब में, ये पता है कि कितने लोग रह रहे हैं और कितनी सेवा किए हैं लोग, ये सब मालूम नहीं। हमको तो आश्चर्य लगता है कि इस तरह की बात कैसे लोग बोलते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाब वासियों के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने पंजाब के लोगों से सहयोग मांगते हुए कहा कि बीजेपी प्रदेश में बंटवारे की राजनीति कर रही है। बीजेपी ने 7.5 साल किए गए गलत कामों के लिए कभी माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा होती है। मैं भी 10 साल पीएम रहा, लेकिन कभी मैंने इस पद की मर्यादा कम नहीं होने दी। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी सब कुछ अच्छा दिखा रही है, लेकिन सच कुछ और ही है। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, बल्कि विकास योजनाओं को पूरा करने से विकास होता है। उन्होंने अपील की है कि पंजाब की जनता कांग्रेस को वोट दे ताकि प्रदेश को खुशहाल बनाया जा सके। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मोदी सरकार की नीतियों को लेकर अक्सर उन्हें घेरते रहते हैं। प्यारे पंजाब वासियों, भारत आज एक अहम मोड़ ते खड़ा है। मेरी बड़ी इच्छा सी कि मैं पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, उत्तर प्रदेश ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। कोरोना ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮ 7.5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 8-10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ मैं खुद ज़्यादा बोलने की बजाय अपने कम। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बांदा में बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बीजेपी पर दलितों की सुविधा खत्म करने का आरोप लगाया है। क्या कुछ कहा है आरोप लगाते हुए, सुनिए जरा। जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में कोरोना नियमों का पालन करते हुए अपनी पार्टी के चित्रकूट मंडल के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। अर्थात यहाँ सन 2007 की तरह ही फिर से अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, ताकि फिर से यहाँ
बीएसपी के शासनकाल वाले आपके अच्छे दिन वापस आ सके। इसके साथ ही हमारी पार्टी ने पूर्व की तरह इस चुनाव में भी बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। और अभी चुनाव में आप लोगों को अपना वोट कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को ही देना क्यों जरूरी है, इसे आप लोगों को समझना होगा। हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि आज़ादी के बाद शुरू में काफ़ी लंबे समय तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही अकेले यहाँ सरकारें रही हैं, किंतु इनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये पार्टी केंद्र व काफ़ी राज्यों के साथ साथ यहाँ उत्तर प्रदेश। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा बीते दिन कानपुर पहुंचे और पार्टी प्रत्याशियों के लिए रोड शो और डोर टू डोर जनसंपर्क किया। तभी रेल बाजार में एमएससी छात्रा हत्याकांड की पीड़ित मां उनकी गाड़ी के सामने आ गई। बेटी को न्याय दिलाने और हत्यारों की फांसी की मांग का पोस्टर देखकर उन्होंने गाड़ी रुकवाई, जिसके बाद उन्होंने पीड़ित मां को अपने गले से लगाया और वो फफक कर रोने लगी। इस दौरान करीब 5 मिनट पीड़ित मां प्रियंका के गले लगकर रोती रही। पीड़ित परिवार ने प्रियंका गांधी को बताया कि उनकी बेटी एमएससी की छात्रा थी। बीती 29 दिसंबर को उसके सहपाठी सोमनाथ गौतम ने अपने 2 साथी सत्यम मौर्य और रावेंद्र के साथ मिलकर बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और आरोपियों ने बेटी की हत्या कर दी, जिसके बाद पीड़ित मां ने मामले की सीबीआई की जांच और आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग की है, जिस पर उन्होंने पीड़ित मां की पूरी बात सुनने के बाद उसे अपना नंबर दिया और साथ ही कांग्रेस पार्टी के मुकदमे की पैरवी करने की बात भी कही। तीसरे चरण के चुनाव को लेकर पंजाब में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बीते 7 दिनों से पंजाब में डेरा जमाए हुए हैं और आप संयोजक केजरीवाल ने भगवंत मान के साथ गुरदासपुर में बड़ा रोड शो निकाला। इस दौरान खुली गाड़ी में दिल्ली के सीएम ने लोगों का अभिवादन सीएम केजरीवाल ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। लोगों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। हर जगह स्वागत किया गया। फूलमालाओं के साथ लोग सड़क किनारे स्वागत करते नजर आए। हर तरफ फूलों की बारिश भी देखी गई। इस दौरान केजरीवाल ने जनता से पार्टी को मतदान करने की अपील की है। अब बात करेंगे हरियाणा की, जहां प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के मामले में हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरी आरक्षित रखने के कानून पर हाईकोर्ट की रोक को हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से 4 हफ्ते में मामले पर फैसला लेने के लिए कहा है। हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद हरियाणा सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा कि वो फिलहाल आरक्षण लागू न करने वाले उद्योगों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई ना करे। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि हाईकोर्ट ने बिना उसे अपना पक्ष रखे मौका दिए बिना ही कानून पर एक तरफा रोक लगा दी थी। बता दें कि हरियाणा सरकार की तरफ से जनवरी की शुरुआत में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण लागू करने को लेकर कानून बनाया था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से इस कानून पर रोक लगा दी थी और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हालांकि दावा किया था कि वो इस कानून को लागू करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से भी इस बात को दोहराया गया था। ये कानून बीजेपी और जेजेपी सरकार के बड़े चुनावी वादों में से एक है, जिसे लेकर लगातार सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही थी।
वहीं देश में हिजाब को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच में भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी इस विवाद में कूद गई। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि देश में किसी को हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हिजाब उनको पहनना है जिनको अपने घर में ही परेशानी है और उनके घर में ही वो संकट में है। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है। हमारा जो हिंदू समाज है वो भी किसी ऐसे बंधन में नहीं है कि उसको बांट दिया जाए या उसको खोल दिया जाए तो वो बिखर जाए। ऐसा बिल्कुल उसके साथ कोई बंधन नहीं है। हिंदू इतना श्रेष्ठ, इतना उच्च विचारधारा का, इतना संस्कारित होता है कि हमें कहीं भी हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, हिजाब उनको पहनना है जिनको अपने घर में ही परेशानी है, उनके घर में ही वो संकट में है, उनके घर में ही वो खतरे में है, उनके घर में ही उनकी शील और मर्यादा खतरे में है। इसलिए उनको घर में भी हिजाब पहनना चाहिए और बाहर तो हिंदू समाज जहाँ निकलता है तो वहाँ पहनने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ ज्ञान प्राप्त होता है, जहाँ हम अध्ययन करते हैं, वहां तो बिल्कुल ही नहीं है। इसलिए आज हम जिस कार्यक्रम में उपस्थित हैं वो अपने को अखंड हिंदू मान करके चलें, हम खंडितों की बात नहीं करते हैं। एक खबर राजस्थान से, जहां के धौलपुर में विधायक शोभा रानी कुशवाहा और उनके पति के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने और धमकी देने के मामले में समर्थक कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने घंटों विरोध प्रदर्शन कर नाराजगी जाहिर की। दरअसल सोशल मीडिया पर 3 लोगों का अभद्रता से भरा वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें आरोपियों ने विधायक और उनके पति बीएल कुशवाहा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। जिसके बाद विधायक शोभा रानी कुशवाहा के समर्थक बड़ी संख्या में विधायक से पहले ही कलेक्ट्रेट पर पहुंच गए, जहां उन्होंने जमकर आरोपियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और साथ ही प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। तो लगातार इस मामले को लेकर जिस तरीके से जो है विरोध किया जा रहा था, अब ये बात सामने आई है कि इसमें समर्थकों की तरफ से प्रदर्शन करते हुए ये बात रखी गई कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तो वहीं अगली खबर की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन पहले राजस्थान की इस खबर को लेकर बात कर रहे हैं। आपको अब बता रहे हैं दिल्ली की खबर से रूबरू कराएंगे। लंबे समय से बंद दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑफलाइन क्लासेस 17 फरवरी से शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय आज से सभी स्नातक और स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए फिर से खुल गया है। कैंपस खुलने के बाद स्टूडेंट्स काफ़ी एक्साइटेड हैं। कोरोना के समय से ही दिल्ली में ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। काफ़ी लंबे समय से स्टूडेंट्स दिल्ली विश्वविद्यालय खुलने का इंतजार कर रहे थे। ऑफलाइन कक्षाएं बहाल करने की मांग को लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एसएफआई ने सड़क पर कक्षा अभियान की शुरुआत की थी। कॉलेज खुलने के बाद छात्रों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। इससे पहले दिल्ली के गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी 7 फरवरी से फिजिकल क्लासेस जो हैं वो शुरू हो गई हैं। जीयू में फर्स्ट ईयर की छोड़कर बाकी सभी कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि 10 मार्च से फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, इसलिए उनकी ऑफलाइन क्लासेस जो हैं शुरू करने का फैसला बाद में किया जाएगा। कुशीनगर जिले के नेबुआ नौरंगिया थाना इलाके में नौरंगिया गांव में वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान बुधवार देर रात हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों ने एम्बुलेंस को फोन मिलाया, लेकिन एम्बुलेंस जल्दी नहीं आई। घटनास्थल पर एम्बुलेंस के आने में 2 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। इस दौरान 13 लोगों की मौत हो गई। इस बात से नाराज होकर ग्रामीणों ने गुरुवार सुबह नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। चक्का जाम कर दिया गया। ग्रामीण और परिजन समय पर एम्बुलेंस न आने और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते नजर आए। 1 घंटे बाद सांसद विजय कुमार दुबे और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शेषनाथ यादव ने परिजनों को समझा बुझाकर लोगों का गुस्सा शांत करवाकर जाम को खुलवाया। तो इस पूरे मामले को लेकर डीएम एस राजलिंगम का कहना है कि हादसे को लेकर प्रशासन सभी जरूरी कदम उठा रहा है और जल्द से जल्द मुआवजा भी दिया जाएगा। 4 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर हादसा हुआ वहां की तस्वीरें और शव की तस्वीरें, जहां पर किस तरीके से शव की लाइन लगी, 13 लोगों की मौत हो गई और गांव में किस तरीके से मातम का माहौल और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। ये 4 तस्वीरें इस पूरे हादसे की घटनाक्रम को आपको बताते हुए कि किस तरीके से इतना बड़ा हादसा हुआ, खुशी का माहौल मातम में बदल गया। गांव में किस तरीके से दुख का माहौल है, क्योंकि शादी को लेकर सब खुश थे, तमाम तैयारियां की जा रही थी, रस्में की जा रही थी और इस बीच में अचानक ये हादसा हो गया। जहां एक रस्म की जा रही थी कुएं के पास, वहां पर 13 महिलाएं कुएं में गिर गई और उनकी मौत हो गई। उसके बाद प्रशासन की तरफ से किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है उसकी भी 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।
हादसा हुआ है, बहुत दुखद है और तत्काल प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग मौके पे पहुंच के जितनी राहत कार्य संभव है उसमें पूरा किए थे। उनकी कुएं में पानी था और आज पोस्टमार्टम के संबंध में डॉक्टर से बात हुई थी। वो ड्राउनिंग की वजह से मृत्यु होने की जो बता रहे हैं। तो फिर भी ये जो कुछ आरोप जो लगाया जा रहा है, उनके फिलहाल हम परिवार के साथ हैं उनके इस मुश्किल घड़ी में। उसके बाद जांच किया जाएगा, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। हादसा हुआ है। वहीं बिहार में औरंगाबाद के मीरपुर निवासी प्रोफेसर गफ्फार अंसारी खादी कपड़े बनाकर बापू को सपने को साकार कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने खादी के जरिए स्वदेशी की मिसाल जलाई थी। स्वदेशी के जरिए देश को आत्मनिर्भर बनाने के बापू के सपने को बुनकर पूरा कर रही हैं। हैंडलूम उद्योग से जुड़े बुनकरों के खादी के उत्पादों की डिमांड औरंगाबाद, गया समेत अन्य जगहों पर काफी है। इन उत्पादों के जरिए बुनकरों के परिवार आत्मनिर्भर हो रहे हैं। बुनकर हैंडलूम में खादी की चादर, दरी, शर्ट, पैंट, मच्छरदानी और टेबल मैट जैसी चीजों का निर्माण करते हैं। खादी से बने स्वदेशी उत्पाद के जरिए जिले के दर्जनों बुनकर अपने परिवारों का पालन पोषण कर रहे हैं। तो वहीं केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ भी इन बुनकरों को मिल रहा है। अगर बढ़ावा मिले तो बुनकर और सशक्त हो सकते हैं। बुनकरों का कहना है कि हम 1973 से ये काम कर रहे हैं, पर महंगाई काफी बढ़ गई। इतने में परिवार का भरण पोषण करना बहुत बड़ी चुनौती का सवाल है। ऐसे में अगर सरकार मदद करती है प्रोत्साहन के रूप में, तो बड़े पैमाने पर इसे जारी रखा जाएगा। चलिए, बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की तमाम और खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।